हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज से हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हो आपके क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है। और हम लोग बात करेंगे ना, अपने चैप्टर को एकदम टॉपिक वाइज लेंगे, जहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होती है। क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर टॉपिक हम लोग को समझ में आ जाता है तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर इस सेक्शन में बुक प्लस एकेडमी पर 1 शॉर्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा थ्रू आउट सेशन, क्योंकि सीखने और समझने की बात है। और सीखने और समझने की बात तब मजा आता है ना, जब हम लोग हर टॉपिक पर अपना क्या करें, डिस्कशन करें, उसके बाद समझने का प्रयास करें कि आखिरकार ये चैप्टर क्या कर रहा है, टॉपिक क्या कह रहा है तुम्हारा, तब जाके क्या होता है, मजा आता है। और साथ में ही अगर आप नीट 2027 में अपीयर होने वाले हैं, साथ में ही जेई का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बुक प्लस एकेडमी आपके साथ में है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, केमिकल काइनेटिक्स। तो जो चैप्टर का नाम है वो क्या है आपका, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स कहने का मतलब क्या होता है, देखिए काइनेटिक्स जब भी हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स को, तो हम लोग को याद आता है तुम्हारा क्या, काइनेमेटिक्स याद आता है, ठीक है ना। अब काइनेमेटिक्स बोले तो क्या होता है, मोशन, ठीक है ना। मोशन रिलेटेड जो टॉपिक को पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाते हैं। तो इस सेक्शन में, इस चैप्टर में बेसिकली आपको यह समझाने का प्रयास किया जाएगा, यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो वो केमिकल रिएक्शन कैसे आगे की ओर प्रोसीड होता है, कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्या रिएक्टेंट की कमी होता है या नहीं होता है, क्या रिएक्शन, स्लो रिएक्शन किसको बोलेंगे, फास्ट रिएक्शन किसको बोलेंगे, मॉडरेट रिएक्शन किसको बोलेंगे, कब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो जाएगा या प्रोडक्ट को बढ़ाने से रिएक्टेंट घट जाएगा। इन सभी के बारे में, रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड जो भी बातें होंगे ना, हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, वो भी क्या, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। और केमिकल कहने का मतलब यहां पर क्या होता है तुम्हारा, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है तुम्हारे यहां पे, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के मोशन के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने का जो प्रयास करेंगे वो क्या है आपका चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स है। अब इस केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। यानी सबसे पहला जो टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करेंगे, जिस पर डिस्कशन करेंगे, वो टॉपिक क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, टॉपिक्स को। तो ये क्या है आपका यहां पर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में ये बात, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है। अब यहां पर क्या है कि सबसे पहले ये तो हम समझ गए केमिकल रिएक्शन। मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस है, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है ना। तो ये तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl का फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसमें कुछ टाइम तो टेकन होगा ना, तो बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन को अगर टाइम से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। बात समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए ना हमको दो चीज सबसे पहले समझना पड़ेगा। एक चीज समझना पड़ेगा क्या, कि मान लेते हैं कि ये रिएक्शन है H2+ में Cl2 है, तो इसे फॉर्मेशन हो रहा है क्या, HCl हो रहा है। तो इधर का जो पार्ट होगा, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और इधर वाला का जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। तो बताओ यहां पे कि हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ तो अमाउंट क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्लोरीन का कुछ ना कुछ तो अमाउंट क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। और जब पार्टिसिपेट कर जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो बनेगा, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा ना उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारे यहां पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलना है तुम्हारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फॉर्म्ड होगा उसको बोलेंगे हम लोग यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलना है बच्चा, इसको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलना है। ये तो समझाने के लिए बेसिकली आपको बात कर रहे हैं।
अब मेन मुद्दे पे हम लोग अपने क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है ना बच्चा। यहाँ पे ये जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है ना, इसको बेसिकली हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दो तरीके से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। एक तो लिखते हैं हम लोग क्या, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ तुम्हारा क्या, केमिकल रिएक्शन। और एक जो होता है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना बउआ। यानी देखो, केमिकल रिएक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है क्या, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और एक क्या होता है, इंस्टेंटेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी जब टाइम का बड़ा सा अमाउंट के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, टाइम का क्या एक बहुत बड़े अमाउंट में क्या करते हैं हम लोग, किसी कैलकुलेशन को करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन किसी सेकेंड में पूरे टाइम का किसी छोटे से पार्ट में अगर हम केमिकल रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी टाइम के एक बिग अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं तो क्या कहलाएगा तुम्हारा, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और टाइम के जस्ट छोटे से पार्ट में करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बात ही समझ में। ठीक है, चलो जी, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। तो देखो, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए ना, हमको उसके दो पार्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक पार्ट कहलाता है रिएक्टेंट कहलाता है, और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं तो लिखने में क्या होता है, हमको समझ में आना चाहिए कि कौन पार्ट रिएक्टेंट का पार्ट है और कौन पार्ट तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट का पार्ट है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, कि एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बना, तुम्हारा प्रोडक्ट बना। यानी आर जो है ये इंडिकेट किसको कर रहा है, तुम्हारा यहाँ पे रिएक्टेंट को, और पी जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रोडक्ट को। यानी रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, कि अगर मान ले कि टाइम T1 था, टाइम कितना था, T1। T1 कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग का टाइम। ठीक है ना। तो जब टाइम T1 था तो मान लेते हैं कि इसका जो रिएक्टेंट था ना, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था ना, वो R1 था। क्या था, R1। याद रखना बच्चा कि देखो R जो है वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंट को, और ये जो है ना तुम्हारा ब्रैकेट जो है ना, ये ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा है किसको, तुम्हारा कंसंट्रेशन को। किसको इंडिकेट करेगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन को। R जो है इंडिकेट किसको कर रहा है, रिएक्टेंट को, और ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट किसको इंडिकेट कर रहा है, तुम्हारे कंसंट्रेशन को। और ये R1 जो है ना, ये इंडिकेट कर रहा है जब टाइम क्या था तुम्हारा, फर्स्ट सेकेंड, यानी इनिशियल टाइम था ना, उसके लिए R1 इंडिकेट कर रहा है। तो जब टाइम T1 था तो इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, R1 था। ठीक है ना। और यहीं पर अगर बात करते हैं कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, तुम्हारा P1 होगा। ठीक है ना। क्योंकि देखो रिएक्टेंट का अमाउंट ही कन्वर्ट होकर किस में जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे समझ लेते हैं कि तुमको क्या करना है, दाल भात चोखा खाना है, और दाल भात चोखा खाने में क्या होगा, पहले चावल को डालेंगे, चावल में पानी डालेंगे, उसको गैस पर डालेंगे, हीट उसमें लगेगा, तब ना तुम्हारा क्या मिलेगा, चावल दाल बनेगा। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को फॉर्मेशन करना है उसको क्या करना है, कंज्यूम तो होना पड़ेगा, इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होकर किसका फॉर्मेशन कर देगा, तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसलिए इनिशियल रिएक्टेंट जब टाइम T1 था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 एज्यूम कर लिए और प्रोडक्ट का क्या कर लिए, तुम्हारा P1 कर लिए। उसके बाद मान ले कि अगर टाइम चेंज हुआ, टाइम तो चेंज होता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो रिएक्शन होने में क्या करेगा, टाइम तो लगेगा ना, तो बिल्कुल लगेगा टाइम। तो टाइम पहले T1 था और जब टाइम T2 था तो देखा गया कि इसका कंसंट्रेशन था ना, वो चेंज हो गया, कहाँ पे आ गया, तुम्हारा R2 हो गया, कंसंट्रेशन चेंज कर गया। क्योंकि बता कि कोई अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना है तो किसी एक अमाउंट को दखटना पड़ेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट होकर तो उसमें बदल रहा है ना। अगर ऐसे मान लेते हैं तुम कि तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारा दोस्त क्या है, तुमको बुलाया किसी काम के लिए और तुम उसके पास में जाना है, उसको बोला कि भाई तुमको आना पड़ेगा, तो बोल दे कि हम आ रहे हैं, और तुम्हारा काम नहीं बल्कि उसका काम है, तो तुमको अपना एनर्जी तो उसको देना पड़ेगा ना काम करने के लिए। बिल्कुल है, क्योंकि जब तक तुम उसको अपना एनर्जी नहीं दोगे तो उसका काम कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है ना। तो जब एनर्जी ट्रांसफर्ड होता है ना, तो या तो रिएक्टेंट कमेगा या रिएक्टेंट क्या होगा, तुम्हारा बढ़ेगा।
तो इनिशियल रिएक्टेंट क्या था तुम्हारा R1 और फाइनल रिएक्टेंट क्या हो गया तुम्हारा R2। इसी तरीके से इनिशियल प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या था तुम्हारा P1 और फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट का P2 हो गया। अब ये बता कि दोनों में तो टाइम का चेंजेस आया ना, तो टाइम का जब चेंजेस आएगा ना बच्चा, तो इसको लिखते हैं हम लोग डेल टी से। डेल टी कहने का मतलब चेंजेस इन तुम्हारा क्या, चेंजेस इन टाइम, ठीक है ना। अब देखो डेल टी यानी T1 से T2 यानी रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था ना, तो इसमें टाइम अलग अलग लग रहा था, ठीक है ना। तो पहला टाइम क्या था स्टार्टिंग का T1 और फाइनल क्या था तुम्हारा T2 था। अब देखो चेंजेस इन टाइम की बात करते हैं तो क्या करेंगे, फाइनल टाइम माइनस क्या इनिशियल टाइम, यानी T2 माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा T1 होगा। यानी डेल टी कहने का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, डेल टी T2 माइनस क्या T1। इसी तरीके से अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना चेंजेस हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल रिएक्टेंट माइनस क्या इनिशियल रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का चेंज कितना हुआ कंसंट्रेशन का, क्या लिख सकते हैं, फाइनल रिएक्टेंट माइनस क्या तुम्हारा इनिशियल रिएक्टेंट। अगर इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट का लिखना पड़े बाबू, तो प्रोडक्ट में क्या करोगे, तो डेल पी करेंगे और डेल पी में क्या होगा तुम्हारा P2 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे P1 करेंगे। बात समझ में आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले हम लिख लेंगे कि टाइम चेंजेस कितना हुआ, तो T2 माइनस T1, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंजेस कितना हुआ तुम्हारा R2 माइनस R1, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ P2 माइनस P1। बात समझ में आया, लिखना है तो इसको लिख। चलो जी, अब क्या करेंगे ना हम लोग यहाँ पे कि अगर तुमसे पूछा गया क्या तुम्हारा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है तुम्हारा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो एवरेज में रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करेंगे कि हम दो टर्म में लिखेंगे, एक तो कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे और एक किसके टर्म में लिखेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे। तो अगर रिएक्टेंट के टर्म में अगर तुमसे पूछता है, किसके टर्म में पूछता है तुम्हारा, रिएक्टेंट के टर्म में पूछता है, तो देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा तुम्हारा कि जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ है डेल आर, ठीक है ना। और इसमें जितना टाइम लगा है, तो टाइम कितना है तुम्हारा डेल टी है, ठीक है ना। तो डेल आर क्या है तुम्हारा यहाँ पे कि R2 कंसंट्रेशन और माइनस क्या तुम्हारा R1 का कंसंट्रेशन, और अपॉन में क्या हो गया तुम्हारा T2 माइनस क्या है यहाँ पे T1 हो गया, ठीक है ना। यानी जितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ उसको ऊपर में लिख देंगे और जितना इसमें टाइम लगा उसको क्या कर देंगे नीचे में लिख देंगे। तो ये कहलाएगा मेरा क्या, एवरेज रेट ऑफ क्या तुम्हारा रिएक्शन, ठीक है ना। किसके टर्म में तुम्हारा, रिएक्टेंट के टर्म में। तो रिएक्टेंट के टर्म में अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तुमको लिखने के लिए बोले, तो टोटल चेंजेस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। तो R2 माइनस क्या हो गया R1 अपन T2 माइनस क्या हो गया तुम्हारा T1 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट के फॉर्मेट में अगर तुमसे पूछे कि प्रोडक्ट के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो सेम इसी तरीके से करना है, क्या डेल पी अपन में तुम्हारा क्या डेल टी करना है, ठीक है ना। डेल पी अपॉन क्या तुम्हारा डेल टी, यानी कहेंगे कि तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 माइनस तुम्हारा क्या P1, ठीक है ना। और नीचे क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे T2 माइनस क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो रिएक्टेंट के टर्म में क्या होगा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, और प्रोडक्ट के फॉर्मेट में क्या होगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस क्या होगा T1 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये कहलाता है तुम्हारा क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। समझ में आई बच्चों, ठीक है ना। समझ में आया क्या, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जब भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तुम लिखो ना, तो ये समझ में रखना कि देखो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम चेंज होता है ना, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। टाइम चेंजेस होते क्या करेगा, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो इसके पहले क्या डाल देना तुम्हारा, निगेटिव साइन डाल देना। निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है तुम्हारा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट का है ना, वो क्या कर रहा है तुम्हारा, कंसंट्रेशन वो डिक्रीज कर रहा है तुम्हारा। प्रोडक्ट के फॉर्मेट में क्या करेंगे, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट तो कम रहा है लेकिन प्रोडक्ट क्या हो रहा है तुम्हारा, बढ़ रहा है। तो कमेगा तो क्या करेंगे तुम्हारा, निगेटिव साइन इंडिकेट करेंगे, अगर बढ़ेगा तो इसको किसके इंडिकेट करेंगे तुम्हारा, पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। बात समझ में आया, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है तुम्हारा क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का। अब हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो जी,
आगे हम लोग बात करेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब भी तुम निकालो ना, ठीक है, तो यहां पे हमको पता चल गया कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है उसको डेल आर से इंडिकेट करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन है तो R1 कर दे, फाइनल कंसंट्रेशन है तो क्या कर दे, R2 कर दे। प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन है P1 कर दे, प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन है क्या कर दे तुम्हारा, P2 कर दे। अब क्या होता है ना कि जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो क्या होता है कि टाइम के किसी भी टाइम के पूरे फ्रेमवर्क में किसी एक छोटे पार्ट से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। यानी जब भी किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में एक छोटे से टुकड़े के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटे से समय में, टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो हमको करना कुछ नहीं है, बल्कि करना है क्या, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, तुम्हारा टाइम के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो गया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करते हैं ना, तो जो कंसंट्रेशन है किसका, तुम्हारा रिएक्टेंट का, उसमें क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे ना, डी बाई डी टी कर देंगे। क्या कर देंगे तुम्हारा, डी बाई डी टी कर देंगे। यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी टी करते हैं ना, तो मेरा क्या निकल जाएगा, तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। अब यहां पर क्या है कि रिएक्टेंट बोले हैं कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। यानी रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा, तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव डी बाई डी टी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या, तुम्हारा रिएक्टेंट। समझ में आई बात। इसी तरीके से अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के फॉर्मेट में निकालते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट ऐड हो जाता है तो पॉजिटिव बढ़ता है, तो पॉजिटिव साइन, और डी बाई क्या करेंगे, तुम्हारा डी टी करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो समझ में आया। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ तुम्हारा क्या, रिएक्टेंट, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के फॉर्मेट में क्या होगा, डी बाई डी टी, और अपन में क्या, इनटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना।